आज की कहानी जिसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, असल में 1985 में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक आइस ब्रेकर शिप अंटार्कटिका के पास एक विशाल आइसबर्ग से टकरा जाता है और वहीं 133 दिनों तक फंस जाता है। इसके बाद उस जहाज में मौजूद 77 लोग कैसे अपनी जान बचाते हैं, यही इस कहानी का मुख्य हिस्सा है। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी आइस ब्रेकर शिप मिखाइल सोमोव से, जो अंटार्कटिका मिशन पर जा रही होती है। इस शिप के कैप्टन का नाम वैलेंटिन रोडचेंको होता है, जो एक बेहद समझदार और जिम्मेदार लीडर है। उसके लिए जहाज पर मौजूद हर इंसान की जान की कीमत सबसे ज्यादा है और यही एक सच्चे लीडर की पहचान भी होती है। सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी कैप्टन की नज़र सामने खड़े एक विशाल आइसबर्ग पर पड़ती है, जो सीधे उनके रास्ते में आ रहा होता है। वह तुरंत सभी क्रू मेंबर्स को अलर्ट कर देता है और जहाज को दूसरी दिशा में मोड़ने का आदेश देता है। कैप्टन की कोशिश काफी हद तक सफल होती है, लेकिन फिर भी जहाज का पिछला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है। इस टक्कर से पूरे जहाज में एक जोरदार झटका लगता है और सायरन बजने लगते हैं। आइस ब्रेकर शिप्स को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे बर्फ को तोड़ सकें या उससे बचकर निकल सकें। लेकिन इस बार उनका सामना एक बहुत बड़े और खतरनाक आइसबर्ग से हुआ था। टक्कर के बाद बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जहाज के डेक पर गिरने लगते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। इसी बीच कैप्टन को पता चलता है कि इस हादसे में उनका रडार सिस्टम खराब हो गया है, जो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत तब सामने आती है जब उन्हें पता चलता है कि एक क्रू मेंबर झटके की वजह से समुद्र में गिर गया है। उसके साथ उसका डॉग भी पानी में गिर चुका होता है। सभी लोग तुरंत बाहर आते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। कैप्टन तुरंत जहाज को रोकने का आदेश देता है, लेकिन वाइस कैप्टन इस फैसले से सहमत नहीं होता, क्योंकि उसका मानना होता है कि ऐसा करने से बाकी लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। फिर भी कैप्टन उसकी बात नहीं मानता और तुरंत सीढ़ी नीचे डालने का आदेश देता है। लेकिन अफसोस, इससे कोई खास फायदा नहीं होता। इसी बीच कैप्टन वैलेंटिन रोडचेंको समझ जाता है कि हालात धीरे धीरे और भी खराब होते जा रहे हैं। जहाज अब बर्फ के बीच बुरी तरह फंस चुका होता है और उसे निकालना आसान नहीं रहने वाला था। धीरे धीरे जहाज के चारों ओर बर्फ की मोटी परत जमने लगती है, जिससे शिप पूरी तरह से जकड़ जाता है। अब जहाज का हिलना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स के बीच डर और घबराहट बढ़ने लगती है। खाने पीने का सामान सीमित होता है और किसी को नहीं पता कि मदद कब तक पहुंचेगी। कैप्टन इस मुश्किल समय में सभी का हौसला बनाए रखने की कोशिश करता है। वह हर किसी को उनका काम देता है ताकि कोई भी खाली न बैठे और डर उनके दिमाग पर हावी न हो। वहीं वाइस कैप्टन बार बार कैप्टन के फैसलों पर सवाल उठाता है। उसे लगता है कि कैप्टन जरूरत से ज्यादा रिस्क ले रहा है और इससे सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। दोनों के बीच धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है, जो आगे चलकर पूरी टीम पर असर डाल सकता है। समय बीतता जाता है और हालात और भी मुश्किल होते जाते हैं। ठंड लगातार बढ़ती जाती है और जहाज के अंदर रहना भी आसान नहीं रहता। लेकिन कैप्टन हार मानने वालों में से नहीं होता। वह हर हाल में अपने लोगों को सुरक्षित वापस ले जाने का फैसला कर चुका होता है। लेकिन कैप्टन जॉन उसे धन्यवाद देने के बजाय ताना मारता है कि उसकी वजह से एक क्रू मेंबर की जान गई है और उसे इसके लिए कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। जॉन का स्वभाव काफी गुस्सैल होता है। जहाज पर आते ही वह सख्ती शुरू कर देता है और साफ कहता है कि अब से सभी को उसके नियमों का पालन करना होगा। वह जहाज को जबरदस्ती आगे बढ़ाने का आदेश देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद शिप पूरी तरह से बंद हो जाता है और अब उसका हिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, रेस्क्यू का इंतजार करना, जो इस खतरनाक इलाके में बेहद मुश्किल काम है। दूसरी ओर कैप्टन वैलेंटिन की पत्नी, जो एक जर्नलिस्ट होती है, इस घटना के बारे में जानकर सरकार से मदद की गुहार लगाती है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। शिप पर रोडचेंको की निगरानी में एक मीटिंग होती है, जिसमें सभी लोग अपने अपने सुझाव देते हैं। एक क्रू मेंबर कहता है कि उन्हें तेल के बैरल का इस्तेमाल करके बर्फ में विस्फोट करना चाहिए, जिससे रास्ता बनाया जा सके। रोडचेंको को यह आइडिया सही लगता है, लेकिन कैप्टन जॉन इस प्लान को तुरंत खारिज कर देता है और मीटिंग खत्म कर देता है। इसके बाद जॉन इमरजेंसी घोषित कर देता है। खाने में कटौती कर दी जाती है, बिजली की बचत शुरू हो जाती है और हर तरह का एंटरटेनमेंट बंद कर दिया जाता है। जहाज की आधे से ज्यादा लाइट्स भी बंद कर दी जाती हैं।
रोडचेंको ये सब देखकर समझ जाता है कि अगर कुछ अलग नहीं किया गया तो सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन वह एक फ्लेयर लेकर चुपचाप जहाज से बाहर निकल जाता है और बर्फ का निरीक्षण करने लगता है। बाहर जाकर रोडचेंको देखता है कि जहाज कई मीटर मोटी बर्फ में फंसा हुआ है और उसका हिलना बिल्कुल नामुमकिन है। वह आगे बढ़ता है और उसे जॉन द्वारा फेंका गया एक बर्फ का टुकड़ा मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। लेकिन तभी उसका पैर कमजोर बर्फ पर पड़ता है और वह अचानक नीचे गिर जाता है। वह तुरंत फ्लेयर जला देता है, जिससे जहाज पर मौजूद लोग उसे देख लेते हैं और बाहर आकर उसे बचा लेते हैं। अंदर आने के बाद उसे फिर से जॉन की डांट सुननी पड़ती है, लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं लौटा होता। वहां से लौटते वक्त रोडचेंको ने कई ऐसी बातें नोटिस कर ली थीं जिन पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया था। वह कैप्टन जॉन को बताता है कि उनका जहाज पूरी तरह से जम चुका है और उसके चारों ओर कई मीटर मोटी बर्फ की परत बन चुकी है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या यह है कि उनके पीछे एक विशाल आइसबर्ग का टुकड़ा तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। दरअसल यह उसी बड़े आइसबर्ग का हिस्सा है जिससे उनकी टक्कर हुई थी, लेकिन अब वह टूटकर अलग हो चुका है और पानी के साथ बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। रोडचेंको साफ कहता है कि उस टुकड़े के पहुंचने से पहले उन्हें यहां से निकलना होगा, वरना वे सभी हमेशा के लिए बर्फ में फंस जाएंगे। लेकिन कैप्टन जॉन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तब रोडचेंको अपनी जेब से वही बर्फ का क्यूब निकालकर उसे दिखाता है। यह देखकर जॉन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने यह टुकड़ा बहुत दूर फेंका था। फिर यह इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुंच गया? अब उसे समझ में आता है कि रोडचेंको सही कह रहा है। छोटे छोटे टुकड़े बहकर यहाँ तक आ चुके हैं तो बड़ा टुकड़ा भी ज्यादा दूर नहीं होगा, यानी उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। कैप्टन जॉन रोडचेंको की समझदारी देखकर अंदर ही अंदर हैरान होता है, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। बर्फ में गिरने की वजह से रोडचेंको की हालत काफी खराब हो जाती है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ जहाज के बाकी क्रू मेंबर्स काफी डरे हुए होते हैं। खुद को संभालने और हौसला बनाए रखने के लिए वे गिटार बजाना शुरू कर देते हैं ताकि कुछ देर के लिए अपने डर को भुला सकें। लेकिन तभी वहां कैप्टन जॉन आ जाता है। वह उन सभी पर गुस्सा करता है, उनका गिटार तोड़ देता है और सजा के तौर पर सभी को पूरे डेक को साफ करने का आदेश देता है। ये सब देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता, खासकर रोडचेंको को, क्योंकि वह अपने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, जहाज में फंसे लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं। शिप के चारों ओर बर्फ की परत लगातार मोटी होती जा रही होती है, जो एक बड़े खतरे का संकेत है। लेकिन कैप्टन जॉन को इन बातों की ज्यादा चिंता नहीं होती। रोडचेंको उसे सुझाव देता है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वही उनके सबसे करीब है। लेकिन कैप्टन जॉन इस बात से साफ मना कर देता है, जिससे रोडचेंको मजबूर होकर पीछे हट जाता है। एक दिन जब सभी क्रू मेंबर्स नीचे डाइनिंग सेक्शन में होते हैं, तभी वे नोटिस करते हैं कि जहाज की एक दीवार धीरे धीरे अंदर की ओर दब रही है। दरअसल बाहर जमा बर्फ अब इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि वह जहाज के स्टील पर भारी दबाव डाल रही होती है, जिसकी वजह से शिप का ढांचा कमजोर पड़ने लगता है। सभी लोग घबराकर उस दीवार को देखते ही रह जाते हैं कि तभी अचानक वह हिस्सा फट जाता है और तेजी से पानी अंदर घुसने लगता है। पानी घुसते ही उनका खाने पीने का सामान खराब होने लगता है। ऐसे में सभी क्रू मेंबर्स बिना घबराए एक टीम की तरह काम करना शुरू कर देते हैं और उस छेद को बंद करने की कोशिश में जुट जाते हैं। इसी बीच एक आदमी ऊपर जाकर अनाउंसमेंट कर देता है ताकि बाकी लोगों को भी इस खतरे के बारे में पता चल सके। काफी मेहनत के बाद वे लोग किसी तरह उस छेद को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनका आधे से ज्यादा खाना खराब हो चुका होता है और काफी मात्रा में पीने का पानी भी बह चुका होता है। ये सब देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। अब हर किसी को लगने लगता है कि शायद वे यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। क्रू मेंबर्स पूरी तरह मायूस हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वाइस कैप्टन चार्ली सभी को कैप्टन जॉन के खिलाफ भड़काने लगता है। वह उन्हें समझाता है कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए उन्हें तेल के बैरल का इस्तेमाल करके बर्फ में विस्फोट करना चाहिए ताकि आगे का रास्ता बनाया जा सके। वह यह भी बताता है कि उनके पास सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल बचा हुआ है। अब सभी क्रू मेंबर्स बगावत पर उतर आते हैं। वे एक साथ कैप्टन जॉन के केबिन की ओर बढ़ते हैं और साफ कह देते हैं कि अब वे खुद ही फैसला लेंगे।
वे कैप्टन जॉन को उसके ही कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर आकर इस खतरनाक प्लान को शुरू करने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्लान जितना सुनने में आसान लग रहा था, उतना ही करना मुश्किल था। इसीलिए रोडचेंको भी इस आइडिया का विरोध करता है। वह कहता है कि अब बर्फ की परत बहुत मोटी हो चुकी है, ऐसे में विस्फोट करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वे सिर्फ अपना कीमती ईंधन बर्बाद करेंगे। लेकिन वाइस कैप्टन चार्ली पहले ही सभी के मन में कैप्टन और रोडचेंको के खिलाफ शक भर चुका होता है, इसलिए कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार उनका यह प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है और इस कोशिश में वे अपने एक साथी को भी खो देते हैं। ये देखकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। अब उन्हें समझ आता है कि उन्हें कैप्टन जॉन और रोडचेंको की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं चार्ली को अपनी गलती पर इतनी शर्मिंदगी होती है कि एक रात वह अपनी यूनिफॉर्म पहनकर डेक पर जाता है और समुद्र में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रोडचेंको उसे रोक लेता है और हिम्मत देता है। वह उसे समझाता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, वे लोग यहाँ से जिंदा बाहर जरूर निकलेंगे। दूसरी ओर रोडचेंको की पत्नी क्लेयर, जो एक जर्नलिस्ट है, अपने पति को बचाने के लिए खुद एक आइस ब्रेकर शिप पर सवार होकर निकल पड़ती है। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। फिर भी वह हार नहीं मानती। इधर जहाज पर सभी लोग उस धमाके में मारे गए अपने साथी को समुद्र को सौंप देते हैं और उसे आखिरी अलविदा कहते हैं। इसी दौरान अचानक डेक पर एक क्रू मेंबर भागता हुआ आता है और सभी को बाहर आने के लिए कहता है। जब सभी बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक विशाल आइसबर्ग तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है और यह पहले वाले से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि नीचे जमी बर्फ में एक बड़ी दरार पड़ चुकी है जो सीधे उस आइसबर्ग की दिशा में जा रही है। रोडचेंको जैसे ही यह देखता है, वह समझ जाता है कि यह उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन असली बहादुरी वही होती है जो मुसीबत में भी रास्ता निकाल ले। उसी वक्त रोडचेंको के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन आखिरी उम्मीद वाला आइडिया आता है। वह कहता है, अगर हमें बचना है तो हमें उस दरार के नीचे से गुजरना होगा, यानी कि हमें उस करीब 100 मीटर बड़े आइसबर्ग के नीचे से जहाज निकालना होगा, वो भी बिना टकराए। कैप्टन जॉन कहता है कि यह प्लान बेहद खतरनाक है, इससे उनका जहाज डूब भी सकता है। लेकिन रोडचेंको को अपने प्लान पर पूरा भरोसा होता है। वह कैप्टन से कहता है कि वे हेलीकॉप्टर लेकर उस आइसबर्ग के ऊपर जाएं और वहां से उन्हें सही दिशा में इंस्ट्रक्शन दें। हेलीकॉप्टर में जाना खुद में बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि वह कभी भी क्रैश हो सकता था। फिर भी कैप्टन जॉन इस खतरे को स्वीकार करता है और रोडचेंको के प्लान में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सभी क्रू मेंबर्स पूरे जोश के साथ अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक क्रू मेंबर को डेक पर भेजा जाता है ताकि वह आइसबर्ग की ऊंचाई और दूरी का अंदाजा लगाकर नीचे जानकारी दे सके। यह काम बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि जरा सी गलती उसकी जान ले सकती थी, लेकिन वह बिना डरे अपनी जिम्मेदारी निभाता है। इधर रोडचेंको इंजन स्टार्ट करता है और जहाज को रिवर्स में लेकर धीरे धीरे उस दरार की दिशा में मोड़ता है। कुछ ही पलों बाद जहाज उस विशाल आइसबर्ग के नीचे से गुजरना शुरू करता है। हल्की फुल्की टक्कर जरूर होती है, लेकिन आखिरकार वे इस खतरनाक रास्ते को पार कर लेते हैं। सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि वे मौत के मुंह से वापस निकल आए होते हैं। लेकिन तभी एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। कैप्टन जॉन का हेलीकॉप्टर अचानक अनबैलेंस हो जाता है और कुछ ही पलों में क्रैश हो जाता है। कैप्टन और पायलट बर्फीले पानी में गिरकर डूबने लगते हैं। शिप पर मौजूद लोग कहते हैं कि अब आगे बढ़ना ही सही होगा, लेकिन रोडचेंको ऐसा नहीं करता। वह तुरंत जहाज को फिर से रिवर्स करने का आदेश देता है और कुछ क्रू मेंबर्स को भेजता है जो जाकर कैप्टन और पायलट की जान बचा लेते हैं। इसी बीच एक मैसेज मिलता है कि क्लेयर जिस रेस्क्यू शिप में है वह अब उनके काफी करीब पहुंच चुका है, लेकिन उसे आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। उधर उनके जहाज में ईंधन भी लगभग खत्म होने वाला होता है। ऐसे में कैप्टन जॉन बिना आराम किए फिर से कंट्रोल संभालता है और बचा हुआ ईंधन इस्तेमाल करके जहाज को किसी सुरक्षित जगह तक ले जाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद डेक पर खड़ा एक क्रू मेंबर देखता है कि वह खतरनाक आइसबर्ग टूटकर पानी में समा चुका है। ये देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं। करीब 2 दिन बाद हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है, जिसमें क्लेयर और रेस्क्यू टीम होती है। क्लेयर जैसे ही रोडचेंको को सुरक्षित देखती है, वह भावुक होकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद उनके पीछे आ रहा आइस ब्रेकर शिप उन्हें ईंधन देता है और आखिरकार वे सभी वहां से निकलकर खुले समुद्र तक पहुंच जाते हैं।
सभी क्रू मेंबर्स कैप्टन जॉन को सैल्यूट करते हैं क्योंकि उसकी हिम्मत और फैसलों की वजह से ही आज सभी जिंदा हैं। और इसी के साथ यह रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी यहीं खत्म होती है।